know my job is to satisfy. आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस की। इस वीडियो से हम क्लास 10th की साइंस की शुरुआत करेंगे और आप साइंस को पढ़ने से पहले क्लास 10th की को उसके बेसिक्स को करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये शुरू की 2 वीडियो बेसिक्स के ऊपर रहेंगी। जब तक हम क्लास 10th की साइंस को पढ़ने से पहले बेसिक को कंप्लीट नहीं करेंगे उतने हमारी साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बेसिक्स को कुछ इस तरीका से समझाऊंगा जिससे कि तुम्हारी 80% कम से कम 20, 25, 30% तक साइंस को कवर कर लोगे आप बेसिक्स में से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान का मीन क्या है। विज्ञान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस ज्ञान में टूटता है। वी का मतलब है आज के एक विशिष्ट और ज्ञान का मतलब जो कि नॉलेज से है, ये आप जानते हैं विशिष्ट ज्ञान यानी कि एक अनोखा ज्ञान। एक अनोखा ज्ञान, एक अलग प्रकार का ज्ञान हमें विज्ञान से मिलता है। विज्ञान शब्द जो है ये जो साइंस है SCIENCE, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन भाषा का शब्द था शायर, SCIRE, शायर शब्द से हुई थी जो कि लैटिन में शायर का मीन होता है जानना। क्या होता है? जानना, टू नो। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक अनोखा ज्ञान मिलता है हमें विज्ञान से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है। विज्ञान का जो साइंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शायर शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। अब मैं आपको विज्ञान की डेफिनेशन लिखता हूं कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए आप सुन लीजिए पहले, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को यानी कि एक सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। एक विशेष प्रकार के ज्ञान को भी हम विज्ञान कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी आपको परिभाषा लिख देता हूँ। स्क्रीन पर लिख दिया है, आपको बोर्ड पर लिख दिया। देखिए कि विज्ञान की जो संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस ज्ञान में होती है जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के शब्द शायर से हुई थी जिसका अर्थ है टू नो यानी कि जानना। जानना है वही साइंस में हम जानते ही रहते हैं, हमेशा हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। तो हम हर समय पर जानने की अभिलाषा रखते हैं और जब तक साइंस को जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन वर्ड लगा होना बहुत जरूरी है अगर हम साइंस को पढ़ रहे हैं। ये पानी ऐसे क्यों हुआ, पानी ठोस में कैसे बदल गया, पानी द्रव में कैसे बदल गया, भाप बन के कैसे उड़ गया, हम हर समय इसको जानने की अभिलाषा रखते रहते हैं। तो मैंने साइंस की परिभाषा लिख दी है जो डेफिनेशन है, किसी भी वस्तु या विषय के, किसी भी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज का अध्ययन करना होता है तो बिल्कुल क्रम से करना होता है विज्ञान के अंदर, कि ऐसा नहीं कि हम आज कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ से पढ़ना पड़ता है। अब आप देख लो, यानी किसी की बॉडी की स्ट्रक्चर को देखना है, हम लाइफ को वैसे तो नहीं बता सकते कि कौन कितने वर्ष तक जीवित रहेगा कोई भी व्यक्ति। हम उसकी जानकारी, पूरी बॉडी की जानकारी लेंगे, कोई से शरीर के ऑर्गन्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सब कुछ जानकारी लेते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि इसमें क्रम से जानना होता है हर चीज को। तो मैंने लिख दिया है विज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान भी कहते हैं, यानी कि हर चीज विज्ञान के अंदर प्रैक्टिकली होती है। हर चीज को तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। कह सकते हैं कि नो इस वायर में लाइट आ रही है तो हम क्या कहेंगे? हाँ आ रही है। कैसे पता चलेगा? तो सीधी सी बात है, कोई टेस्टर वगैरह लगा के, कोई बल्ब वगैरह हम लगा करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। और पकड़ के मत देख लेना वरना मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मार्कर है, क्या ये चलता है, क्या इसमें स्याही है, तो हम चला करके देख लेंगे। ये भी सब साइंस है। मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, कि क्या वास्तव में देख पा रहे हैं? तो बिल्कुल देख पाइए। हम आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। आपके मैं फेस के सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, बिल्कुल हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि सब कुछ प्रायोगिक है। तो लिख दिया विज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान भी कहते हैं क्योंकि विज्ञान के सभी तथ्यों का प्रैक्टिकल साक्ष्य है। विज्ञान का बिल्कुल प्रैक्टिकल, किसी भी चीज का विज्ञान का प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम मिलाते हैं आपको विज्ञान के पेड़ से, यानी कि ट्री ऑफ साइंस। तो देख पा रहे होंगे आप, ये ट्री ऑफ साइंस है, ये विज्ञान का एक
जैसे आप वृक्ष देख पाते हो ना कि उनपे आम लगे होते हैं, आम का वृक्ष होता है, केले का वृक्ष होता है, जो भी है, तो उस पे आप पपीता होता है, वो उस पे अपने पपीते लगे होते हैं। इसी तरीके से विज्ञान का भी अपना एक वृक्ष है, तो उसकी शाखाएं देखना आपकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए ये एक विज्ञान का पेड़ है जिसमें पहली शाखा है हमारी भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरी है हमारी रसायन विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। सही बात है। आगे देखो, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। साइंस की रसायन विज्ञान की भी काफी शाखाएं होती हैं और भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं, लेकिन तुम्हें उनका अध्ययन अभी नहीं करना है। तो आप देख पा रहे होंगे जीव विज्ञान की 2 शाखाएं और होती हैं, देखते रहें और इसे नोट डाउन कर लें। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है हमारी जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है, और दूसरी होती है हमारी वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। देख पा रहे हैं, ये एक विज्ञान का वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, ये एक शाखा है। अब देख पा रहे होंगे विज्ञान मतलब जो पेड़ होता है उसकी शाखाएं बहुत सारी फैली हुई होती हैं। इसी तरीके से विज्ञान भी एक वृक्ष है, उसकी भी काफी शाखाएं फैली हुई हैं। जैसे भौतिक विज्ञान एक शाखा होगी, दूसरी शाखा रसायन विज्ञान होगी, तीसरी शाखा जीव विज्ञान होगी, और जीव विज्ञान की भी अपनी एक उपशाखाएं होती है, जैसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम पहले चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान के विषय में। किसके विषय में? भौतिक विज्ञान के विषय में, कि क्या है फिजिक्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए मैं डेफिनेशन बोर्ड पर लिख देता हूं, देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पर लिख दी है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सामान्य तौर पर ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्राकृतिक घटनाएं कैसे, कि जैसे प्राकृतिक सूर्य का पूरब से निकलना, पश्चिम में जाकर के छिपना, चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना, तो उल्का पिंड का गिरना, मतलब ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। कि तारों का चमकना, टिमटिमाना, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का छोटा आकार दिखाई देना, ये सब क्या होती है, हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों तरफ, सूर्य का अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ एक चक्कर लगाना, तो ये सब क्या होती है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन सबके विषय में जो अध्ययन करेंगे हम भौतिक विज्ञान के अंदर ही करेंगे। तो और क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि पदार्थ, क्या पदार्थ, द्रव्य यानी कि मैटर एवं ऊर्जा, जो कि एनर्जी होती है हमारी, और इनकी परस्पर क्रिया यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा की जो आपस में क्रियाएं हैं, परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, उनके विषय में जो अध्ययन करते हैं वो जो हमारी विज्ञान कहलाती है उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अगर मैं भौतिक विज्ञान के पिता की बात करूं कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो देखिए फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप कहीं भी चेक करेंगे तो फादर ऑफ फिजिक्स है इनके सर अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। तो आप अपनी नोटबुक में डेफिनेशन को उतार लीजिए और रिवाइज करके फिर वीडियोस को देखिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत लग रही हो। अब हम तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये द्रव्य क्या है, यानी कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है, ये ऊर्जा क्या है। तो इसके विषय में हम अभी बात करेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु यानी कि पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो
और जो अपने संरचना में अपने परिवर्तन का विरोध करती हो, वो सब क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, ये भी क्या है? पदार्थ है। कपड़ा, वो भी पदार्थ है। यानी कि जो भी हम वस्तु देख पा रहे हैं, मेरे पास में यहाँ डेस्क रखी हुई है, वो भी पदार्थ है। आप बोर्ड देख पा रहे हैं, वो भी पदार्थ है। और जो आपने मोबाइल फोन या लैपटॉप जो इस पे भी आप देख पा रहे हो, वो भी क्या है? एक पदार्थ ही है। यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो जो स्थान घेरती हो, जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता हो, वो क्या कहलाती है? वो पदार्थ कहलाती है। हमारी वायु भी पदार्थ है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, वायु भी पदार्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वायु तो स्थान नहीं घेरती, लेकिन आप एक गुब्बारा लीजिए, जब आप खाली गुब्बारा दुकान पे से लेकर के आते हैं तो उसे जेब में यूं ही रख करके ले आते हैं, तो वो उस समय पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें आप हवा भर देते हैं, मुंह से फूंक भर देते हैं, तो उसे क्या आप जेब में रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो इसका मतलब क्या है कि वायु ने भी स्थान घेर लिया। और शर्त क्या थी हमारी कि जो वस्तु स्थान घेर लेंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी कोई भी चीज हो वो पदार्थ कहलाई जाएगी। तो आइए मैं बात करता हूं कि पदार्थ क्या है, डेफिनेशन लिख देता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए देखिए पदार्थ और ऊर्जा की मैंने डेफिनेशंस बोर्ड पर लिख दी हैं, देख सकते हैं आप। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जिसका ज्ञान हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी द्रव्य कहलाती है। यानी कि डायरेक्ट रूप से, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे छू नहीं सकते, मैं आपको नहीं छू सकता, तो हम इनडायरेक्टली हैं, लेकिन देख पा रहे हैं। लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं कि आगे कौन है, मैं भी जान सकता हूं कि मुझे कौन देख रहा है। तो ये क्या है? हम इनडायरेक्ट रूप से देख तो पा रहे हैं, लेकिन क्या है? हम एक वस्तु ही तो है, यानी कि द्रव्य, कोई द्रव्य है, कोई मैटर है, कोई पदार्थ ही तो है। हम किसी प्रकार से भी स्थान घेर रहे हैं। आप जिस भी पोजीशन में बैठे होंगे, चाहे चारपाई पे बैठे हो, चाहे स्टूल पे बैठे हो, चाहे बेंच पे या कुर्सी पे, चाहे कहीं भी बैठे हो, आप वहां पर स्थान घेर रहे होंगे और आपका कुछ द्रव्यमान भी होगा। आपने जो मोबाइल फोन पकड़ रखा होगा उसका भी अपना एक द्रव्यमान होगा, ठीक बात है। जो मैंने ये चश्मा लगा रखा है इसका भी अपना एक द्रव्यमान है। मतलब कि हर चीज वस्तु, वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि आंखों द्वारा, अब हम जा रहे हैं तो ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है हमारी? वैसे 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। ये क्या होती है? हमारी 5 प्रकार की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो हम छू करके किसी भी चीज को बता सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है। किसी चीज में से आवाज आ रही है तो सीधी सी बात है कोई भांज की वस्तु होगी जिसमें से आवाज आ रही है। आवाज द्रव्य नहीं है। कभी तुम सोचने लगोगे हमारी जो वॉइस है ये एक आवाज है, ना तो इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही इसमें जो स्थान घेरती है। बट क्या है कि जिस वस्तु से आवाज आ रही होगी वो जरूर द्रव्य होगी, वो जरूर पदार्थ होगी। जैसे कि आप फोन सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे, तो जो आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपके कान है, तो कान क्या है? ज्ञानेंद्रिय, उसने सुना तो आपको कान तक वो आवाज पहुंची। लेकिन जिस वस्तु से निकल के गई थी वो एक क्या था? वो पदार्थ था, जो कि आपका मोबाइल फोन है, ठीक बात है। और प्रत्यक्ष रूप से तो आप डायरेक्टली छू करके देख भी सकते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है प्रत्यक्ष रूप से रखा हुआ है, लेकिन ये मेरे जो हाथ में मार्कर आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर का है, लेकिन आप इसे अप्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। लेकिन आप मानेंगे बिल्कुल कि हाँ ये एक पदार्थ है, ठीक बात है। द्रव्य और द्रव अलग अलग होते हैं। कभी ये सोचने लगो कि द्रव्य और द्रव एक ही है। जो द्रव होता है, जिसको लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, वो द्रव्य की ही एक रूप होता है। क्या होता है? वो द्रव्य का ही एक रूप होता है। तो जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हमारा कोई भी सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी और कोई भी वस्तु हो, वो सब क्या है? वो पदार्थ है हमारे, यानी कि द्रव्य है, जिसको इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, यानी कि ऊर्जा की बात करूं कि ऊर्जा क्या है, तो आप देख पाते होंगे कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, तो उस पर काम नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली कह देते होंगे बाबा आपकी उम्र काम करने की तो है नहीं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, कार्य करने के लिए वो क्षमता नहीं है जो आपके अंदर होनी चाहिए, आप इस काम को मत कीजिएगा। सीधी सी बात है। कोई कभी कभी कोई आपसे भी कह देता होगा कि आपके बस की पढ़ना नहीं है, तो आप क्यों पढ़ते हो? आपके
अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो मतलब कार्य करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। बाइक पे जाते हैं, हम देखते हैं तो किसी बाइक पे 2 व्यक्ति जा रहे हैं, वो आराम से ले जा रही है, यदि उस पे 4 व्यक्तियों को बैठा दिया जाए तो क्या होगा, वो दिक्कत पैदा करेगी, मतलब वो चलेगी नहीं। तो क्या एक 5वां व्यक्ति जो गुजर रहा होगा वहां से, वो क्या कह देगा, अरे इसके बस की तो है नहीं, आप इस पे 4-5 जने क्यों लदे बैठे हो। ठीक बात है। तो मतलब उसके कार्य करने की क्षमता नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है इतनी कि जो वो कार्य कर सके। तो देख पा रहे होंगे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। बट इसमें न तो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है। ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया जो आग होती है, हमारी जो फायर होती है, क्या ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो बेटा पदार्थ की अवस्था नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जिस स्थिति से यानी कि जिस वजह से ये निकली है, माना किसी लकड़ी से, कोयला से, वो पदार्थ होगा, उसमें से क्या निकली है, ऊर्जा निकली है। तो आग जो होती है हमारी, वो ऊर्जा है, नहीं कि हमारा कोई वो पदार्थ है। ठीक है। तो इसमें न तो द्रव्यमान होता है और नहीं ये स्थान घेरती है। ठीक है। तो जैसे प्रकाश क्या ये स्थान घेरता है? नहीं स्थान घेरता। ध्वनि, आग, ये सब क्या है, ये हमारे ये ऊर्जा है। क्या है? ये ऊर्जा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा है। सही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।